नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन में। साथियों, हमारा संविधान चल रहा था और संविधान में हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। और मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, इसकी रचना कैसे होती है, इसका आकार क्या होता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। इनको शपथ कौन दिलाता है, कितने प्रकार की शपथ दी जाती है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है साथियों, तो चलो शुरू करते हैं। तो किसकी बात करें आज हम? मंत्रिपरिषद की। साथियों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। देखो, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है? मंत्रिपरिषद होते हैं ना, इसमें तीन प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। और मंत्रिमंडल जो होता है, इसमें मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। जबकि मंत्रिमंडल में मात्र सिर्फ और सिर्फ ये जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ये ही शामिल किए जाते हैं। इसलिए जहां मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग होता है, वहां हम ये अनुमान लगा लेंगे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बात हो रही है। और जहां मंत्रिपरिषद शब्द का उपयोग हो रहा है, वहां पे सभी प्रकार के मंत्री शामिल किए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो ये तो एक थी छोटी सी जानकारी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि जो ये मंत्रिपरिषद है, इसका उल्लेख संविधान में कहां किया गया है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। हालांकि उल्लेख तो 74 में भी किया गया है। 74 में क्या उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का जो मुख्य होगा वो प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर मंत्रिपरिषद उसमें कुछ परिवर्तन के साथ या बिना परिवर्तन के वो प्रस्ताव वापस राष्ट्रपति को सौंपती है, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य रहेगा। तो ये बातें किसमें हैं? अनुच्छेद 74 में। और मंत्रिपरिषद की जो रचना है वो है अनुच्छेद 75 में। ठीक है साथियों, अब अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद में कितने तो सदस्य होंगे, मंत्रिपरिषद का वेतन, त्यागपत्र, शपथ, ये सारी चीजें कैसे होंगी। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की रचना की, कि मंत्रिपरिषद की रचना कैसे होती है। देखो साथियों, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। जैसे ही राष्ट्रपति किसी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, उसी वक्त प्रधानमंत्री द्वारा अपने जो सहयोगी होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके नामों की सूची राष्ट्रपति को सौंपी जाती है कि इन जो व्यक्ति हैं, इनको मंत्री पद की शपथ दिला दी जाए। और उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद की क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। ठीक है साथियों, तो रचना किसके द्वारा होती है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति दी जाती है।
या हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें शपथ दिलाई जाती है। ठीक है साथियों, तो मंत्रिपरिषद जो है इसमें कितने प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन से? अब रचना तो कैसे होगी कि मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति द्वारा इसकी रचना कर दी जाएगी। किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का जो नाम है या सूची है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को क्या दिलाएगा? शपथ दिला देगा। ठीक है साथियों, अब मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री शामिल किए जाते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। पहला हमने पढ़ा था क्या? कैबिनेट मंत्री। साथियों, कैबिनेट जो मंत्री होता है वो प्रथम दर्जे का मंत्री होता है। कौन से दर्जे का होता है? प्रथम दर्जे का। ये जो मंत्री होता है कैबिनेट स्तर का, ये अपने विभाग का सर्वोच्च प्रभारी होता है। अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभारी होता है, सर्वोच्च प्रभारी होता है। उस विभाग की जिसका मंत्री बनाया गया है संपूर्ण जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री की होती है। ठीक है साथियों, तो ये क्या होता है? प्रथम दर्जे का तथा अपने विभाग का सर्वोच्च प्रभारी। ठीक है साथियों, दूसरा था राज्य मंत्री। साथियों, राज्य मंत्री जो होता है ना वो दूसरे दर्जे का मंत्री होता है, दूसरे दर्जे का। ठीक है, लेकिन राज्य मंत्रियों में से कुछ मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। देखो, जो स्वतंत्र प्रभारी होता है ना वो अपने विभाग का मुखिया होता है। भाई हमने यहां पे पढ़ा है कि कैबिनेट जो मंत्री होता है वो अपने विभाग का मुखिया होता है, लेकिन राज्य मंत्री दूसरे दर्जे का मंत्री होता है। और जिनको स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है ना, स्वतंत्र प्रभार का मतलब यही होता है कि राज्य मंत्रियों में से कुछ मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया जाता है या किसी विभाग का उसे मुखिया बना दिया जाता है। सभी को नहीं, कुछ मंत्रियों को। जिन मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है ना उन्हें कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। बाकी जो राज्य मंत्री बचते हैं वो दूसरे दर्जे के होते हैं, ये भी दूसरे दर्जे के ही होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ को जब स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है तो वो अपने विभाग के मुखिया हो जाते हैं। और वो जो होते हैं वो कैबिनेट स्तर की जो बैठक होती है उसमें भाग ले सकते हैं, जबकि राज्य मंत्री जो होते हैं ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट स्तर की बैठक में भाग नहीं ले सकते। तो राज्य मंत्री दूसरे दर्जे के होते हैं तथा मंत्रिमंडल जिनमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं तो दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं तथा मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकते। ठीक है साथियों, यानी कि जो राज्य मंत्री होते हैं उनमें से कुछ को स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया जाता है तो वो अपने विभाग के क्या हो जाते हैं? मुखिया हो जाते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन जो अपने विभाग के मुखिया होते हैं वो कैबिनेट स्तर के जो मंत्रियों की जो बैठक होती है उसमें भाग ले सकते हैं। बाकी जो बचे हुए जो राज्य स्तरीय मंत्री होते हैं या जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। और तीसरे जो मंत्री होते हैं वो होते हैं उप मंत्री। दोस्तों, उप मंत्री जो होते हैं ना वो तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, ये भी कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं, ये भी कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है साथियों, अब एक
साथ के साथ हमें एक पद और है, उसका और जिक्र कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक पद होता है साथियों संसदीय सचिव का। साथियों ये जो पद है अभी नया नया चलन में है। इस पद के ऊपर जो व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है उनकी नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, और शपथ भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिलाई जाती है। ये जो संसदीय सचिव होते हैं इनके पास न तो कोई संवैधानिक शक्ति होती है और ना ही इनको कोई प्रशासनिक कार्य सौंपा जाता है, यानी इनका सरकार में कोई दायित्व नहीं होता है। इनका जो कार्य होता है वो संसद में संबंधित जो मंत्री होते हैं, किसी भी विभाग का जो संबंधित मंत्री होता है ना, उसकी सहायता करना है। उसकी क्या करना है? सिर्फ उसकी सहायता ही करने का कार्य होता है किसका? संसदीय सचिव का। इनके पास न कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, न ही कोई संवैधानिक शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है साथियों, तो ये है संसदीय सचिव का। अब हम क्या देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा हो सकता है, यानी कि किसी भी मंत्रिपरिषद में कितने व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है अधिकतम। ठीक है साथियों, तो मंत्रिपरिषद का आकार साथियों 91वां जो संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था? ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, और इसको जो मंजूरी मिली राष्ट्रपति से वो कब मिली? 2004 में। यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो किया गया, जिसको मंजूरी 2004 में मिली राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी सरकार में अगर वो केंद्र सरकार है तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, और अगर वो राज्य सरकार है तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते। तो जो केंद्र जो सरकार है, केंद्र सरकार में कितने व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। ठीक है, अब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545, और 545 का 15% हम निकालेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? लगभग ये 81 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसको? 82 सदस्य। यानी कि लोकसभा की कुल 545 जो सदस्य संख्या है उसका अगर हम 15% निकालते हैं तो लगभग 82 व्यक्ति, 82 जो मेंबर्स हैं, उससे अधिक केंद्र में मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी स्तर का मंत्री क्यों ना हो। मंत्रिपरिषद में इतने ही सदस्य शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखो एक बात और याद रखने लायक क्या है कि कुल सदस्य तो 82 ही बना सकते हैं, 82 ही हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री संपूर्ण पदों को न बांट करके कुछ पद अपने पास रखता है, मान लो मंत्री बना कितने सकते हैं? 82, लेकिन मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने 75 लोगों को ही नियुक्ति दी, जो 7 पद बच गए हैं वो अपने पास रख लिया। उन जो
विभाग बचे हुए जो अपने पास रखे हैं, उनका जो सर्वोच्च प्रभारी होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री स्वयं होगा, क्योंकि जिसके भी पास विभाग होगा वो ही उस विभाग का सर्वोच्च प्रभारी होता है। ठीक है साथियों, अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार में सदस्य संख्या किस पे निर्धारित होगी? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना? 15%। अब हम दोस्तों बात करें अगर राजस्थान के मंत्रिपरिषद की, तो राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 कितनी है? और 200 का अगर हम 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। यानी कि राजस्थान में कुल जो मंत्रियों की संख्या है वो 30 व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी। ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखनी है, जो केंद्र है यहां पे न्यूनतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि अधिकतम तो 82 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि राज्यों में न्यूनतम जो संख्या है वो भी निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है राज्य की? किसी भी राज्य की 11 + 1, 11 + 1, टोटल 12 है। 11 + 1 का मतलब कि 11 तो होंगे मंत्रिपरिषद के सदस्य और एक है ये होगा मुख्यमंत्री। ठीक है। तो कम से कम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 12। ये किसी राज्य में हो सकती है, जबकि केंद्र में अधिकतम का उल्लेख किया गया है, जबकि न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और ये जो 15% संख्या निर्धारित की गई है, ये कैसे की गई है? 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया, और जो 2004 में जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मान्यता मिली, उसके द्वारा ये जो संख्या ये निर्धारित कर दी गई है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं शपथ की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं शपथ की। साथियों, मंत्रिपरिषद को जो शपथ दिलाई जाती है ना, चाहे वो मंत्रिपरिषद हो चाहे प्रधानमंत्री हो, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर शपथ दिलाई जाती है तो वो 3 प्रकार की होती है। पहली शपथ होती है पद की, दूसरी जो शपथ होती है वो होती है संविधान के प्रति निष्ठा की, और तीसरी जो शपथ होती है वो होती है गोपनीयता की। पहली शपथ किसकी होती है? पद की। पद की शपथ कैसे? कि पद की जो शपथ का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा, यानी पद पे रहते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा और अपने पद की जो गरिमा है उसको बना के रखेगा। दूसरी है संविधान के प्रति निष्ठा की, यानी अपने पद पे रहते हुए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो संविधान का उल्लंघन करता हो, यानी किसी भी रूप में संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और तीसरी है गोपनीयता की। गोपनीयता की मतलब क्या होता है कि मंत्रिमंडल के द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं उनको गोपनीय रखा जाएगा। उनको मतलब मंत्रिमंडल की सलाह या आदेश से पहले उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो 3 शपथ हो गई। पहली पद की, यानी कि पद का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। दूसरी संविधान के प्रति निष्ठा की, यानी कि संविधान का उल्लंघन किसी भी स्थिति में वो नहीं करेगा, अपने संविधान के प्रति निष्ठा भाव रखेगा और संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा। और गोपनीयता की कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के जो निर्णय हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, यानी उनके निर्णय को गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गई शपथ। अब हम अगर इनकी बात करें किसकी? वेतन की, कि मंत्रिपरिषद या मंत्रियों का जो वेतन है वो कितना होता है। साथियों, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, इनके वेतन का जो उल्लेख है वो संविधान में कहीं पर भी
नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मंत्री परिषद का जो वेतन है या प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और संसद में ये खुद ही लोग बैठते हैं, तो ये अपना वेतन स्वयं ही क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया है मंत्रिपरिषद का। ठीक है साथियों, अब इनके बात होती है त्यागपत्र की। साथियों, मंत्रिपरिषद जो होती है ना, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा अगर त्यागपत्र दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक है, उस त्यागपत्र को स्वीकार करना है कि नहीं करना है, कोई मंत्री किसी पद पर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का तो सिर्फ क्या होता है, नाम होता है, क्योंकि वो एक क्या है, सिंबॉलिक कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। उसकी शक्तियों का उपयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य अपने पद पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की ही मर्जी से अपने पद पर रह सकता है, या प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। हालांकि वो संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, लेकिन वास्तविकता प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है साथियों, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। कैसे कि मान लेते हैं कि सरकार के किसी एक मंत्री के खिलाफ क्या आ गया, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो पूरी सरकार के खिलाफ माना जाएगा। पूरी सरकार मंत्रिपरिषद के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव है, और अगर सरकार उस अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तो फिर पूरी सरकार को ही इस्तीफा देना होता है। ठीक है साथियों, अगर हम मान लो व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति की बात करें कि किसी व्यक्ति को अपने पद पर कितने दिन तक कार्य कर सकता है, तो वो कितने दिन तक कार्य कर सकता है, पहली बात तो क्या है, पहली बात तो वो है कि वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत रह सकता है। दूसरी, लोकसभा के बहुमत पर डिपेंड करता है कि जब तक सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर कार्य कर सकता है, पद पर बना रह सकता है। जिस दिन लोकसभा में बहुमत नहीं रहेगा उस दिन उसको भी अपने पद से, या पूरी मंत्रिपरिषद या सरकार को अपने पद से हटना होगा। प्रधानमंत्री को भी, मंत्रिपरिषद को भी अपने पद से हटना होगा। ऐसी स्थिति में या तो दूसरा दल सरकार बनाएगा या फिर दोबारा क्या होगा, चुनाव होगा, लोकसभा भंग कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो त्यागपत्र किसको देगा कोई भी मंत्री, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा वो किस पे निर्भर करता है, प्रधानमंत्री पे, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है साथियों, तो ये कुछ बातें थी अपनी मंत्रिपरिषद से जुड़ी हुई। तो आज का जो ये टॉपिक है इसमें हमने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है वो पढ़ा, कि मंत्रिपरिषद में जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों को शामिल किया जाता है। जब तीनों सम्मिलित रूप से हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, मंत्रिपरिषद। जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। फिर दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि रचना, मंत्रिपरिषद की रचना किसके द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद की जो रचना होती है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 91वां जो संविधान संशोधन 2003 हुआ उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी, अगर वो केंद्र सरकार है तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, और अगर वो विधानसभा है तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% राज्य सरकार में, इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या भी 11+1 है, 12 सदस्य हैं, जबकि केंद्र के लिए ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा, शपथ। तो शपथ उनको कितने प्रकार की दी जाती है, 3 प्रकार की। पहली पद के प्रति, दूसरी संविधान में निष्ठा की, और तीसरी गोपनीयता की। फिर हमने क्या पढ़ा,
वेतन, तो वेतन संसद का कोई उल्लेख नहीं है, संसद द्वारा ही उसका निर्धारण किया जाता है। और तीसरा अगला जो पॉइंट हमने पढ़ा वो पढ़ा त्यागपत्र। तो कोई भी मंत्री अगर व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र देता है तो वो देगा राष्ट्रपति को, और अगर वो मान लो सामूहिक रूप से जाता है तो फिर वो पूरी लोकसभा ही भंग हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति कोई भी राष्ट्रपति को सूचना चाहिए होती है तो प्रधानमंत्री ही उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर वीडियो का। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।